जो है वो अब क्रूड की हो गई है, क्योंकि अब आप कुछ करने जाएँगे तो नुकसान होगा और कुछ नहीं करेंगे तो पछतावा होगा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन विद मास्टर ट्रस्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की कमेंट्री के बारे में। हम मार्केट के बारे में बात करेंगे कि मार्केट में कैसी जो खलबली चल रही है उस पे इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं। हम लोग एज पीपल इन द मार्केट हम लोग उस पे क्या व्यू रखेंगे एंड उस पे हम किस सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग जुड़े हुए हैं डॉक्टर रवि सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंड आज हम लोग पहले सर का व्यू लेंगे मार्केट पे। तो सर मार्केट में इतनी ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है, कभी लोग सेल 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 पे लोग अटके पड़े हैं, तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, मार्केट तो मुझे लगता है ऐसी जगह पे पहुँच गई जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। जो करना है वो मार्केट करेगी और आपके पास कोई ऑप्शन यहाँ पर बचता नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप बात करें स्ट्रैटेजी की, जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पर बिहेव करे, जैसे रिसेंट अभी बात की जाए तो निफ्टी ने सिंगल डे पे आज 22,500 के पास ट्रेड होना शुरू हो गया, जिससे की वजह से देखा जाए तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। हायर लेवल से देखें तो करीब 14% डाउन हो चुकी है सिंस जनवरी टू टिल नाउ। और साथ ही सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 2000 पॉइंट डाउन है, 72,500 चल रहा है। और बैंक निफ्टी जो कि पहले ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस दे रही है, उसमें भी रिकॉर्ड लो देखने को मिल रहा है। तो सबके मन में दुविधा है कि अब करें क्या? ये खरीदें कि इसको बेचें, किसको रखें? जिसको रखें वही धोखा दे रहा है, जिसको नहीं दे रहे हैं, जिसको देखने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, जिसको लगता है कि इसको खरीद लेते तो अच्छा बच जाते, जब तक सोच रहे थे तब तक वो भी गिरना शुरू हो गया। तो दुविधा तो इस समय है, और ये दुविधा आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, और उसका सीधा-सीधा है कि जो इस समय वॉर की सिचुएशन है, चाहे आप पहले देख लीजिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच में आपको वॉर देखने को मिल रही थी, उसका एक इम्पैक्ट था। लगभग 3 साढ़े 3 सालों में इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई नज़र आई है। साथ ही अब देखा जाए तो जो ये नया सेंटिमेंट यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसकी वजह से एनर्जी की इतनी क्राइसिस देखने को मिल रही। तो बहुत सेंटिमेंट है जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर यूएस की बॉन्ड यील्ड जो कि इंक्रीज हुई है, और वो अब एक नया संकट का दौर या डर डर यहाँ पर फैलाती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो एफआईआईज़ की एक उम्मीद थी कि मार्केट पे वापस आएंगे, वो शायद आते हुए नजर नहीं आएंगे। तो यूएस की 10 ईयर यील्ड या फिर 30 ईयर यील्ड या फिर 2 ईयर यील्ड को, बॉन्ड यील्ड की बात करें, तो वो कॉन्फिडेंस एफआईआईज़ को अब वहां पर निवेश करने के लिए रोकेगी। यहाँ पर उसका इम्पैक्ट और नेगेटिव देखने को मिलेगा। सर आपने बहुत अच्छी बात करी यूएस बॉन्ड यील्ड्स पे, लेकिन अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर को हमें समझाना हो तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स हम लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों से ऐसा क्या लिंकेज है उसका? देखिए, मैं शिवानी जी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप सबसे पहले आप निवेश, अगर आपके पास पैसा है और आप सारी जगह पे निवेश कर सकती, तो आप कहाँ पे करेंगी? तो आपको शायद यूएस ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्टेबल इकोनॉमी। स्टेबल इकोनॉमी, लीडर है उस पे। अब यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि वो वहाँ पर जहाँ पर कि आपको पैसा आप रखते थे तो आपको इंटरेस्ट के नाम पे ज़ीरो मिलता था। वहाँ पर बॉन्ड यील्ड जो है वो 4.5% से ऊपर का रिटर्न आपको दे रही है। तो आप भारत के बैंकों में, भारत की एफडी में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर जो एफआईआईज़ जो एक बहुत बड़ा मुफ्त पैसा जो है वो लगाता है मार्केट पे, तो उसका कॉन्फिडेंस यूएस की बॉन्ड यील्ड पे ज़्यादा रहेगा। अब वहाँ पर अगर निवेश करेगा तो इसका मतलब है कि वो अदर कंट्रीज़ में तो निवेश नहीं करेगा, पैसा नहीं आएगा। और इस समय एफआईआईज़ का आना भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं, इकोनॉमिक संकट इतना ज़बरदस्त चल रहा है। तो इन सारी सिचुएशन पे अगर आप जानने की कोशिश करें तो शायद बॉन्ड यील्ड का इंक्रीज़ होना यूएस के लिए, भारत के मार्केट के लिए बहुत खराब है। जैसा कि अब आप लोगों ने देखा कि बॉन्ड यील्ड का हम लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो एक हम लोग बात जिसको मॉनिटर करते हैं, वॉलेटिलिटी होती है। तो इंडियन मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर्स आने से भी डरेंगे। तो एक और वॉलेटाइल चीज़ जो है, जो आजकल हम न्यूज़ में भी बहुत चल रही है, वो है क्रूड ऑयल। उस पे आपका क्या व्यू रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप ये देखते थे कि गोल्ड के प्राइसेस अचानक से बढ़ गए, मुझे अब क्या करना चाहिए? सेम सिचुएशन जो है वो अब क्रूड की हो गई है, क्योंकि अब आप कुछ करने जाएँगे तो नुकसान होगा और कुछ नहीं करेंगे तो पछतावा होगा। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट यही है कि आपको करना क्या चाहिए? तो मेरे हिसाब से देखिए, अभी जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है उसको एक बार को एक एवरेज प्राइस सेटल करने की कोशिश करें तो 120 से 130 का प्राइस तो अभी स्टेबल रहेगा अगले 60 डेज़ के लिए। यानी कि इन रेट के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, लेकिन इन रेट से वापस से सेल ऑफ देखने को भी मिलेगा। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो
अभी रुकावट है क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है और जिस हिसाब से डिमांड है उसको अगर देखें तो थोड़ी बहुत यहाँ पर ओपेक अपने ऑब्वियस है कि इन सब रीजंस की वजह से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और उसका इम्पैक्ट जो होगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े से वापस से गिरेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो बात कही वो यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतनी जल्दी गिरेंगे, ये थोड़ा-सा टाइम लगेगा और एटलीस्ट आपको 60 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा। आज के समय में क्या किसी के पास नहीं है, पेशेंस नहीं है, ना अब उसके पास टाइम का वो लगता है किसी से कह दीजिए थोड़ा-सा रुक जाओ टाइम ठीक हो जाएगा, तो वो दूसरे दिन ही फिर से पूछेगा टाइम ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ? फिर तीसरे दिन पूछेगा। तो बेटर है मुझे लगता है 60 डेज़ एक मोटा-मोटी आप टाइम बनाकर चलिए, 60 डेज़ तक अभी इसका इम्पैक्ट रहेगा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से ही आपको अब गोल्ड, सिल्वर में गिरावट दिख रही है। तो मेरे ख्याल से आपका अगला सवाल कुछ यही होगा। गोल्ड सिल्वर अब हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर पे भी बात कर ली, हमने इक्विटी मार्केट्स पे बात कर ली, हमने क्रूड ऑयल पे बात कर ली। बट अब जो अगली चीज़ जिस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये होगी कि इस दौर में जब हम लोगों ने क्रूड ऑयल और ये सारी कमोडिटीज़ जो हर रोज़ न्यूज़ में आ रही हैं इनके बारे में जब बात कर लिए तो इसके अलावा भी अगर हम किसी सेक्टर या किसी न्यूज़ या किसी चीज़ के ऊपर अगर हम अपना व्यू रखना चाहें या फिर किसी चीज़ को मॉनिटर करना चाहें तो आप वो क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए स्वानी जी, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको वापस से पीछे वाले क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। गोल्ड की बात करी तो हम गोल्ड के प्राइसेस की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि आप इक्विटी मार्केट पे निवेश कर रहे थे, जहाँ खरीद रहे थे वहीं से मार्केट गिर जा रही है। बिल्कुल। फिर हमने सोचा कि चलो हम कुछ सेफ हेवन में जाते हैं, गोल्ड पे चले गए। गोल्ड जहाँ से खरीदा वहीं से गिरना चालू हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो करें उसका उल्टा ही हो रहा है। बिल्कुल। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक इन्वेस्टर यहाँ पर बहुत फँसा हुआ-सा महसूस कर रहा है, वो बहुत परेशान है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली सोचिए, जब सब लोग दौड़ना शुरू कर दें, तो थोड़ा-सा रुक कर ये भी सोचिए कि दौड़ क्यों रहे हैं? कुछ सवाल ऐसे ही हैं यहाँ पर। अभी मार्केट के हिसाब से देखिए, तो देखिए इक्विटी मार्केट में जब लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं और लोगों को गोल्ड सिल्वर में प्रॉफिट आ रहा होता है, तो सारा पैसा यानी कि जो मार्जिन कॉल ट्रिगर होते हैं, तो लोग वहाँ पर अपनी पोजीशंस को काटते हैं और उसका जो प्रॉफिट है या उससे एक सेफ हेवन है तो वहाँ से पैसा पुल आउट करते हैं। इसकी वजह से गोल्ड गिर रहा है जबकि जियोपॉलिटिकल टेंशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे गोल्ड गिरे। कितना आ सकता है गोल्ड? दिस इज़ द राइट क्वेश्चन टू हियर। अब अभी इंटरनेशनल बात करें तो लगभग 4100 के आसपास तक का गोल्ड आपको दिख सकता है यानी इंडियन इक्विटी मार्केट पे 1,30,000 अभी चल रहा है जो भी रेट देख रहे हो 1,30,000 से पहले आप कुछ भी कर लो, कहीं भी हाथ पैर मार लो, बहुत कुछ नहीं होने वाला। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो जो सिल्वर अभी करंट रेट आप देख रहे हैं अभी थोड़ा रुकिए, मैंने कहा था ना थोड़ा रुकिए, देखिए नीचे देखिए, कहाँ देखेंगे? 1,95,000 जब तक ये रेट नहीं आता तब तक आप अपना पहला कदम, पहला इन्वेस्टमेंट या फिर जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को मत इंक्रीज़ करिए, थोड़ा-सा रुक कर। इस समय जब ऐसी भाग-दौड़ मच रही हो, क्या होता है हम लोग ना अपने दुःख से उतने दुखी नहीं है जितना दूसरे की खुशी से दुखी हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो बुजुर्गों ने कहा है ना उसको थोड़ा मान कर चलना चाहिए और उसको फॉलो करेंगे तो शायद थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बचाया जा सकता है। बिल्कुल। कमोडिटीज़ और गोल्ड और सिल्वर के प्राइस टारगेट यहाँ आपने पहले सुने एंड अब कमोडिटी से सर मेरे को एक और बात याद आई। एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। तो इस सब टेंशन से यूएस, ईरान एंड ये सारी कमोडिटीज़ के प्राइसेस फ्लक्चुएट होने से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? उसका जो रोल ओवर इफ़ेक्ट दूसरे सेक्टर्स में जाता है वो क्या होगा? वो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए एग्रीकल्चर ग्रोथ का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि देश की ज़्यादातर 80% पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअली में डिपेंडेंट है खेती और किसानी से। अब इस समय भारत की इकोनॉमी पे 5.5% 4.5% की ग्रोथ करीब एग्रीकल्चर की वजह से देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो क्रूड ऑयल की समस्या खड़ी हुई है, ये समस्या अब आपको कई चीज़ों पे बढ़ा सकती है। एक तो जिस तरीके से आपने एनर्जी के क्राइसिस देखे, गैस की सप्लाई यहाँ पर कम होती हुई नज़र आई, लोगों का त्राहिमाम पहले ही शुरू हो गया। दूसरी तरफ अभी एग्रीकल्चर पे इसका इम्पैक्ट थोड़ा पड़ना बाकी है और वैसे भी ये जो साल है अगर इस साल देखें तो एल नीनो के साफ-साफ इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं यानी कि जो फसल की पैदावार है उसके भी बहुत ज़्यादा बढ़ने के हालात थोड़े कम दिखाई देंगे और हम इकोनॉमिस्ट सिर्फ एक ही चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हालात कैसे होंगे और उसके पीछे की तैयारी क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स हैं या एग्रीकल्चर से जो लोग रिलेशन रखते हैं उनको भी यहाँ पर इस बार के मार्केट की चिंताएँ आपको बढ़ा सकती हैं। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। बिल्कुल। अब हम लोगों ने सर का व्यू जान लिया एग्रीकल्चर पे।
सर एक छोटी-सी चीज़ जो मुझे याद आ रही है अभी, जो आई थिंक हम लोग वो सबके माइंड में है मार्केट में, कि रूपी को क्या हो रहा है? तो आप रूपी पे अपना कोई व्यू देना चाहेंगे, हमारी करेंसी पे जो इतना ज़्यादा गिरना शुरू हो गई है? देखिए फिलहाल अभी 93 के पास है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग 95, वैसे भी 9, 5, 13, तो 13 नंबर वैसे भी पता नहीं लोग क्या समझते हैं, लेकिन 9, 5, 13 होने वाला है, यानी कि 95 के आसपास के लेवल्स आपके लिए आने वाले हैं। और ये मान के चलिएगा कि इस बार अभी रुपये में कोई स्ट्रेंथ के साइन इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं और जो इस समय मार्केट की वोलेटिलिटी चल रही है। वैसे भी मैं एक बात आपको सुहानी बताऊँ कि जब इस तरीके के हालात हो और मार्केट पे जब इतनी अनसर्टेनिटी हो, तो जो भी चीज़ होती है ना वो एक्सट्रीम दिखती है। जब कोई चीज़ गिरती है तो बहुत गिरती है, जब कोई चीज़ बढ़ती है तो वो अचानक से बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे समय पे रुपये में, और ख़ास तौर से रुपये के जब अगर सारे फैक्टर को यहाँ पर एनालाइज़ करने की कोशिश करें, तो देखिए गवर्नमेंट का बजट बढ़ने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सपोर्ट यहाँ पर काफ़ी कम हो रहा है, यानी कि डेट बढ़ने वाला है। अब जो करेंसी का हमारे पास इस समय पूरा का पूरा रिज़र्व है, वो भी यहाँ पर अब थोड़ा-सा कम देखने को मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट रुपये यहाँ पर वीक हो सकता है। तो रुपये अभी 95 पहला टारगेट है, आएगा उसके बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए इसी वीडियो को आप लोग टैग करके रखिएगा, आपको ज़रूर बताएँगे। अब आप लोगों को करेंसी का भी आउटलुक मिल गया है। तो अब एक लास्ट चीज़ जो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अब इतनी इतनी गिरी हुई मार्केट में या फिर इतनी वॉलेटाइल अनस्टेबल मार्केट अगर हम इसे कहें, तो इसमें के कोई कौन-सा स्टेबल सेक्टर या फिर कोई ऐसा सेक्टर जिस पे इन्वेस्टर्स अभी भी कुछ ना कुछ छोटे-मोटे रिटर्न्स भी हों, वो बना सकते हैं? देखिए इन्वेस्टर इस समय, अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो देखिए यहाँ पर हमारी कैमरा टीम है, हमारे पीछे एडिटर साहब लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग इतने लोग हैं। इन लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन लग रहा है आपको दिया होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन यही थे कि इस समय क्या करना चाहिए। तो कभी-कभी घर में कुछ कभी-कभी मम्मी-पापा ना आपको एक सजेस्ट करते हैं कि तुम कुछ ना करो वही ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय मार्केट में आप कुछ ना करें वही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये मार्केट है, आपको यहाँ कुछ तो करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकें। तो इस समय बस एक स्ट्रैटेजी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, प्रॉफ़िट को ना देखिए, प्रॉफ़िट की कोशिश ना करिए, सिर्फ़ अपने लॉस को कम करने की कोशिश करिए, वही आपका प्रॉफ़िट बनाएगा। शायद मेरे ख़्याल से ये शॉर्ट आंसर होगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में ज़रूर दूँगा। आपको मिल गए यहाँ पे टारगेट्स एंड आउटलुक्स, एंड फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज़ फॉलो मास्टर ट्रस्ट।